नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय एस कुमार में। मैं हूं एस कुमार। आज मैं आपको बच्चे और बचपन जो आपके डीएलएड फर्स्ट ईयर 2021-22 का प्रथम पेपर हैं उसकी यूनिट 4 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताने वाला हूं इस वर्ष की परीक्षा के लिए। दोस्तों, ये जो यूनिट हैं ये भी पिछली यूनिट की तरह 10 नंबर की हैं और 10 नंबर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आप सब जानते हैं। यानी कि 60 नंबर का जो पेपर होने वाला है या 70 नंबर का जो पेपर होने वाला है उसके लिए ये 10-10 नंबर जो है आपके यूनिट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो वीडियो है, ये जो यूनिट है, ये उसी को समझ में आएगा जिसने थर्ड यूनिट पूरी पढ़ रखी है, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा वहाँ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो वहाँ अपन ने नहीं पढ़े थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले जो प्रश्न अपने को पढ़ना है वो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने 10-11 प्रश्न निकाले हैं यहाँ से, जिनको आपको पढ़ना है। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ कि अगर आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे ढंग से पढ़ लोगे तो आपके कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। जिसमें से आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विकास प्रक्रिया है। आपको बताना है कि विकास किस प्रकार की प्रोसेस हैं। क्या ये एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती हैं या फिर लगातार चलती रहती हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपकी जो विकास हैं यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हैं, जीवन पर्यंत चलती हैं। जब बालक पैदा होता है उससे लेकर उसके मरने तक यह प्रोसेस लगातार चलती रहती हैं। आगे हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती हैं। एक नवजात बालक के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती हैं। तो आपको याद रखना है कि एक नवजात बालक में 270 हड्डियां होती हैं। बाल्य अवस्था के दौरान उसके शरीर में 350 हड्डियां हो जाती हैं और उसके लास्ट में किशोर अवस्था आते आते उसके शरीर में 206 हड्डियां रह जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो है कि वृद्धि होती है, यानी वृद्धि क्या है, किस प्रकार की हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि वृद्धि जो है एक पक्षीय यानी कि शारीरिक पक्ष को दर्शाती हैं। आपका जो विकास होता है उसके मैंने कल आपको दो तीन पक्ष बताए थे, जैसे कि शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, इसके अलावा संवेगात्मक, सामाजिक। ये जो पक्ष हैं इन पक्षों में से सिर्फ एक पक्ष को जो क्लियर करता है वो आपकी वृद्धि होती है। वृद्धि जैसे कि आपने देख लिया कि एक छोटा बालक अब बड़ा हो चुका है तो उसकी वृद्धि लंबाई में हो चुकी है। और जैसे एक बालक 10 वर्ष का है, एक बालक 14 वर्ष का है, तो आप आयु के अनुसार आयु में भी उनकी वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि जो है शरीर के अंगों की हो सकती है, आयु में वृद्धि हो सकती है। आगे अगला प्रश्न है कि बाल्य अवस्था जो है आपके, इसमें मस्तिष्क का विकास कितना हो चुका होता है। दोस्तों, बाल्य अवस्था तक मस्तिष्क का 90% विकास हो चुका होता है और किशोर अवस्था आते आते आप में परिपक्वता, पूर्ण बौद्धिक क्षमता आ जाती है। यानी 90% जो विकास हैं वो आपके बाल्य अवस्था में मानसिक विकास कंप्लीट हो चुका होता है। अगला प्रश्न है कि बालक बोलने लगता है। तो कितने वर्ष का बालक जो है बोलना स्टार्ट कर देता है। तो आपको याद रखना है कि 11 माह का जो बालक है, लगभग 1 वर्ष का जो बालक है, वो कुछ कुछ शब्दों को बोलना स्टार्ट कर देता है। यानी कि 11 माह से कम आयु का बालक जो है शब्दों को बोलने का प्रयास करता है परंतु सही तरीके से नहीं बोल पाता है। परंतु 11 माह का जो बालक है वो शब्दों को सही तरीके से बोलना स्टार्ट करता है। प्रथम 2 या 3 साल तक शब्द वो बोलना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जन्म के समय जो बालक है उसका भार, वजन, वेट कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि 3-3.5 किलो यानी कि लगभग 8 पाउंड जो है उसका वजन जन्म के समय होता है और बाद में ये लगातार बढ़ता रहता है, जो शारीरिक पक्ष को दर्शाता है। आगे जो प्रश्न है वो है कि 7 वर्ष के बालक का शब्द भंडार कितना हो जाता है। एक 7 वर्ष का जो बालक है, आपको पता है कि वो स्कूल जाने लग जाता है। तो स्कूल जाने के बाद उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है और लगभग वह 6000 शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि सबसे कठिन काल, जीवन के 3-4 काल होते हैं, शैशव काल, गर्भकाल, बाल्यकाल, किशोर काल। तो ये सब जो काल होते हैं इनमें से सबसे कठिन कठिन काल जो है कौन सा है आपको बताना है। तो वो सबसे कठिन काल आपकी किशोर अवस्था है, क्योंकि इस समय बच्चा जो है कंफ्यूज रहता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसका भविष्य कैसा होगा। तो भविष्य को लेकर चिंता रहती है,
निराशा का भाव उसमें रहता है। तो ये जो है सबसे कठिन काल, सबसे कठिन दौर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि गामक विकास क्या होता है। तो गामक विकास का क्रम क्या होता है आपको बताना है। तो गामक विकास जो है दोस्तों सरल से जटिल की ओर होता है। सरल से जटिल का मतलब ये है कि बालक पहले ऐसे कार्य करना स्टार्ट करता है जो सरल हैं, सीधे हैं। जैसे अगर उसको पानी पीना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसको ये अपने अंगुलियों पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा। अगर उसकी अंगुलियां उसके मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं हैं तो वो गिलास को पकड़कर पानी नहीं पी सकता है। तो पानी पीना उसके लिए जटिल कार्य है, परंतु उससे सरल कार्य क्या हो सकता है उसके लिए। तो सरल कार्य है अंगुलियों को स्थापित करना, अंगुलियों पर नियंत्रण बनाना। फिर जब एक बार वो सरल कार्य कर लेता है तो वो पानी पीना यानी कि गिलास को पकड़कर पानी पीना सीख जाता है, जो उसके लिए एक जटिल कार्य होता है। तो गामक विकास का मतलब शारीरिक विकास जो है हमेशा सरल से जटिल की ओर बढ़ता रहता है। आगे हैं शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण ग्रंथि कौन सी हैं। शारीरिक क्रिया आपके शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, जितने भी आप कार्य करते हो शरीर से, ये जो क्रियाएं होती हैं इनका नियंत्रण किस ग्रंथि के माध्यम से होता है। ऐसी कौन सी ग्रंथि हैं जो आपके सभी शारीरिक पक्षों का नियंत्रण करती हैं। तो ये जो नियंत्रण करने वाली ग्रंथि हैं वो आपके पीयूष ग्रंथि हैं। अब आप जानते हो पीयूष ग्रंथि जो हैं मटर के दाने के बराबर आकार की होती हैं, जो आपके शरीर की लंबाई और जो है आपके शरीर शरीर की लंबाई के अलावा जितने भी शरीर के अंग हैं और जितनी भी अन्य ग्रंथियाँ हैं उन पर नियंत्रण करने का कार्य करती हैं। तो एक आदमी लंबा है या उसका कद छोटा रह गया है तो इसका मेन सोर्स कौन है, आपके पीयूष ग्रंथि। अगला आपके सामने प्रश्न है कि गामक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। गामक विकास का मतलब वही शारीरिक पक्ष से होता है। तो शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि शारीरिक पक्ष के लिए परिपक्वता, सीखने के लिए भी परिपक्वता आवश्यक है। परिपक्वता का मतलब अपन समझ सकते हैं कि एक बालक का शारीरिक बदलाव जो है कब जाकर खत्म होता है। तो वो किशोर अवस्था में यानी परिपक्वता अवस्था में जाकर उसका शारीरिक विकास रुक जाता है। उसका शारीरिक विकास फिर बाद में कम होने लगता है। जैसे जैसे 20 वर्ष तक, 19 वर्ष तक बालक होता है, किशोर अवस्था तक का जो बालक है वहाँ तक आपके शरीर की जो है वृद्धि होती रहती है। बाद में आपका विकास स्टार्ट हो जाता है, जो आप मानसिक स्तर से, संवेगात्मक स्तर से मजबूत होते जाते हो। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन में आपको क्वासी ओरकोर ये जो है ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। क्वासी ओरकोर जो रोग हैं इसमें शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे बालक ऊर्जावान नहीं रह पाता है। दोस्तों मेरी शैली जो है मैं कोशिश करता हूँ कि शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा पाऊँ, इसीलिए मैं बीच बीच में उदाहरण ज़्यादा देने का प्रयास करता हूँ। अब जो आगे हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। इनका आपको उत्तर देना है 2 से 3 लाइनों में या 1 से 2 लाइनों के अंदर भी आप उत्तर दे सकते हो। सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा है कि गामक विकास जो है इसके कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों गामक विकास का मतलब शारीरिक विकास मुख्य रूप से कितने प्रकार का हो सकता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, सूक्ष्म गामक विकास और स्थूल गामक विकास। इनके बारे में डिटेल से आगे अपन बात करने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। बाल विकास को कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, जिससे बालक का जो है विकास प्रभावित होता रहता है। तो सबसे पहला कारक है वंशक्रम। एक बालक का वंश जिस प्रकार का है, उसका उसका कुल जिस प्रकार का है, उसकी शारीरिक संरचना और मानसिक संरचना भी उसी प्रकार की होती हैं। जैसे कि किसी के परिवार में अगर व्यक्ति की जो लंबाई है, औसत लंबाई वो 5 फीट से कम है, तो उसकी भी ज़्यादातर संभावना ये रहती है कि उसकी लंबाई भी जो है 5 फीट के आसपास या उससे कम ही रहने वाली हैं, क्योंकि ये उसके वंश क्रम का चलता फिरता रूप होता है। अगला है वातावरण। तो वातावरण जो है उस बालक को जैसा मिलता है उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास उसी प्रकार का होता है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक बालक वो है जिसे अच्छा वातावरण मिला है, उसकी संगति अच्छी है, तो अच्छे प्रकार से पढ़ लिख कर नौकरी लग जाएगा। परंतु एक बालक ऐसा है जिसको अच्छा वातावरण नहीं मिला, अच्छी संगति नहीं मिली है, तो वो पढ़ने लिखने तो छोड़ो आप, उसको जो है दुर्व्यसनों की आदत पड़ जाएगी, चोरी चकारी करने लग जाएगा, झगड़ा करेगा, उसका मानसिक स्तर सही नहीं रहता है। अगला है बुद्धि लब्धि। बुद्धि भी एक आनुवांशिक क्रम है। आनुवांशिक का मतलब होता है कि बुद्धि जन्मजात होती हैं, जबकि ज्ञान आप अर्जित करते हो।
दोस्तों ज्ञान जो है आप पढ़कर मेहनत करके कमा सकते हो, परंतु बुद्धि जो है आपकी जन्मजात होती है, इसको आप कमा नहीं सकते हो। यानी कि बुद्धि लब्धि जो है बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। वे बालक जो बुद्धिमान होते हैं उनका विकास एक सामान्य बालक की तरह होता है, और जिन बालकों में बुद्धि लब्धि कम होती हैं उनका शारीरिक विकास मानसिक विकास धीरे धीरे रूप से होता रहता है। अगला है व्यक्तित्व विभिन्नता या व्यक्तिक भिन्नता। इसका मतलब है कि सभी बालकों का विकास अलग अलग तरीके से होता है, चाहे वो शरीर के रूप में हो चाहे वो मानसिक रूप में हो, सभी बालक एक जैसे नहीं होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि मूल कौशल क्या होते हैं, किन्हें आप मूल कौशल कहोगे। बाल विकास के अंदर या शारीरिक विकास के अंदर मूल कौशल, कौशल का मतलब होता है ऐसे कार्य करना जो सबसे ज़रूरी हैं। तो कौशल का मतलब आपने समझ लिया, तो यहाँ समझेंगे 3 काम जो है आदमी के लिए मूल कौशल होते हैं। कोई भी बालक जो है चलना फिरना सीखता है तो ये इसका प्रथम कौशल है, दौड़ना सीखता है ये उसका दूसरा कौशल है, और उछलना कूदना सीखता है ये उसका तीसरा कौशल है जो वो मुख्य रूप से करता है। तो बालक के ऐसे 3 मुख्य काम जो वो मुख्य रूप से करता है वो उसके मूल कौशल कहलाते हैं, और ये बाल्य अवस्था के दौरान वह कर पाता है। अगला प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, किसे आप डाउन सिंड्रोम कहते हो। दोस्तों यह भी एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला रोग। इसमें जो है आपके 46 की जगह 47 गुणसूत्र आपके शरीर में आ जाते हैं। वैसे तो आपके शरीर में 46 यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, परंतु यहाँ 23 जोड़ी गुणसूत्र के अलावा एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा होता है, जिससे क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। उस एक गुणसूत्र अधिक होने से आपका जो है मस्तिष्क कम विकसित होगा, आपकी गर्दन की लंबाई कम हो जाती है, आप उस और गर्दन जो है मोटी हो जाती है। किसी बालक का मुंह जो है हमेशा ही खुला रहता है। ये जो है ये भी रोग होता है। इसके अलावा मंद बुद्धि बालक जो हैं उनमें भी डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। और आँखों के बीच जो हैं अधिक गैप अगर आपको किसी बच्चे में दिखाई दे तो आप समझ जाना कि उसको कौन सा रोग है, डाउन सिंड्रोम का रोग है। तो अभी तक हमने मूल कौशल, डाउन सिंड्रोम इनकी बात की है। आगे एक दो और प्रश्न है जिनको अपन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संतुलित भोजन क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा भोजन जो पोषक तत्वों युक्त हो क्या कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज, लवण, ये सभी जो हैं पोषक तत्व हैं जो संतुलित भोजन के अंदर पाए जाते हैं। और जिस भोजन के अंदर नहीं पाए जाएंगे वो जो है असंतुलित भोजन कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया रोग आखिर होता क्या है। दोस्तों यह भी एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है। इस रोग में क्या होता है, जब भी व्यक्ति के शरीर पर कोई घाव हो जाता है तो उस घाव को भरने में एक तो समय ज़्यादा लगेगा, और जब तक घाव नहीं भरेगा तब तक आपके शरीर से ब्लड जो है वो बहता रहता है। यानी कि इसके अंदर विटामिन के की मात्रा कम होती हैं। जिस व्यक्ति को ये रोग होता है उसके अंदर विटामिन के बहुत कम पाया जाता है। अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हसिया कर रक्तहीनता रोग क्या होता है। हसिया कर रक्तहीनता रोग क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि ऐसा रोग जिसके अंदर ब्लड में O2 यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जिसके कारण आपकी आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं जो हैं सिकुड़ कर दराती की तरह हो जाती हैं। जो आपके जैसे कोई चारे को काटने के लिए जो दराती दांतली ऐसे आप शब्द यूज लेते हो, तो वो जो है आप उस दराती की तरह सिकुड़ कर आपकी आरबीसी कम हो जाए। आरबीसी दोस्तों वैसे गोल आकार की होती है, परंतु वह सिकुड़ जाएगी तो आपके शरीर में जो है विकलांगता पैदा हो जाती हैं। तो विकलांगता का ये कारण बन जाता है जिसके ये हंसिया कर रक्तहीनता हो जाती है। एक तो ब्लड की भी कमी हो गई और उसके अंदर विकलांगता भी आ जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जीवाणु जनित कुछ रोगों का नाम आपको बताना है। तो जीवाणु जनित अगर रोगों की अपन बात करें तो उनमें सबसे पहला रोग आता है टीबी रोग यानी कि तपेदिक, हैजा, मियादी बुखार, टाइफॉइड, काली खांसी जिसे आप कुकर खांसी भी बोलते हो, टिटनेस, डिप्थीरिया, और इसके अलावा और भी रोग जो हैं हो सकते हैं, परंतु आपको 2-3 उदाहरण देकर आपको बताना है कि ये क्या हैं, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। आगे जो प्रश्न अपन पढ़ने वाले हैं वो लघुतरात्मक और निम्नात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न हैं।
तो आपको यहाँ क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको करना ये है कि जो भी पार्ट आपसे अकेला पूछ ले आप उसके बारे में डिटेल से लिख सकते हो। जैसे आपसे मान लो यहाँ प्रश्न है कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। अगर आपसे सिर्फ अभिवृद्धि या वृद्धि पूछे तो आप एक साइड वाला पार्ट जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा लिख सकते हो, या अगर दोनों को मिलाकर एक बड़ा प्रश्न आपसे पूछ ले तो वो भी आप दोनों को मिलाकर लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स लिखे हैं, आप इन्हें बड़ा करके लिख कर आ सकते हो। मैं उसको समझा देता हूँ कैसे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वृद्धि एवं विकास के अंदर अंतर क्या है, किसे आप वृद्धि कहोगे और किसे आप विकास कहते हो। तो सबसे पहले है कि शारीरिक परिवर्तन, आपके शरीर के अंदर अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे अपन अभिवृद्धि या वृद्धि कहते हैं। जबकि शरीर में लंबाई के अलावा, शरीर में लंबाई बढ़ना, आयु बढ़ने के अलावा और भी परिवर्तन हो रहे हैं, आपका स्वभाव बदल गया, आपका व्यवहार बदल गया, तो ये सब विकास के अंदर आता है। केवल शरीर के अंदर परिवर्तन हो तो अभिवृद्धि, और शरीर के अंदर परिवर्तन के अलावा और भी परिवर्तन हो तो वो विकास के अंदर आ जाते हैं। अगला है अंगों की वृद्धि, आपके अंग बढ़ रहे हैं, अंगों के अंदर वृद्धि हो रही है तो ये आपकी अभिवृद्धि कहलाएगी। जबकि कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही है, अंग वृद्धि होने के साथ साथ आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ रही है तो आप विकास की ओर अग्रसर हो। मैं इसको समझाता हूँ। अभिवृद्धि का मतलब है कि एक 20 वर्ष का जो कोई बालक है उसकी अभिवृद्धि पूरी हो चुकी होती है तो उसकी जो है शरीर की मजबूती ज़्यादा होती है, यानी कि वह कोई भी काम जो बाल्यावस्था का बालक है उससे ज़्यादा कर पाएगा। तो कार्य क्षमता का मतलब है कि कोई भी काम को जो है अपनी पूर्व अवस्था से थोड़ा ज़्यादा कर पाना, ये उसकी कार्य क्षमता दर्शाता है। अगला है एक पक्षीय होना। तो अभिवृद्धि सिर्फ एक पक्ष को दर्शाती है, किस पक्ष को, शारीरिक पक्ष को यह दर्शाती है। और जो विकास होता है वो बहुपक्षीय होता है, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास सभी को इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद है कि यह मात्रात्मक होती हैं। अभिवृद्धि को आप नाप तोल सकते हो, इसे बढ़ता हुआ देख सकते हो। किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ रही है तो आपको आपको पता लग जाता है कि इसकी उम्र बढ़ी हुई है। किसी व्यक्ति की लंबाई बढ़ रही है तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इसकी लंबाई बढ़ी है। परंतु किसी व्यक्ति का ज्ञान बढ़ा है तो ये आपको दिखाई नहीं देता है। जब तक आप वह प्रदर्शित नहीं करेगा तब तक आप उसका ज्ञान का अंदाजा ही लगा सकते हो, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। कि इसके अंदर ज्ञान और शरीर की वृद्धि दोनों को इंक्लूड किस में किया जाता है, विकास के अंदर। और शरीर की वृद्धि को सिर्फ अभिवृद्धि के अंदर इंक्लूड किया जाता है। यह एक निश्चित समय तक चलती हैं। किस समय तक चलती हैं, जब तक परिपक्वता आ जाती हैं। तो परिपक्वता यानी 19-20 की वर्ष में आपकी अभिवृद्धि समाप्त हो जाती है, आपके अंगों की जो वृद्धि है वह रुक जाती हैं। परंतु विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली किसी प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है। आपके गर्भ में आने से लेकर मरने तक जो चलने वाली प्रोसेस है उसे आप विकास कहते हो। अगला है कि बाल विकास का हिस्सा है। अभिवृद्धि जो है आपके विकास का हिस्सा होती हैं। विकास के अंदर अभिवृद्धि भी आती है यानी शरीर भी आता है, इसके अलावा मानसिक मानसिक विकास आता है, सामाजिक विकास आता है। तो विकास तो एक बड़ी प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, जबकि यह एक जो है सूक्ष्म प्रक्रिया कहलाती है। जबकि बाल विकास के अंदर जो विकास होता है वो अभिवृद्धि का हिस्सा नहीं है, अभिवृद्धि विकास का हिस्सा होती हैं। तो ये अंतरता मैंने आपको बता दिया है। आगे जो है और प्रश्न है जिसमें आपसे पूछ रहा है कि स्थूल एवं सूक्ष्म गामक कौशल क्या होते हैं। आपसे यहाँ पूछ सकता है कि गामक कौशल या गामक विकास क्या होता है। तो गामक विकास वो होता है जो शरीर के अंदर परिवर्तनों को दर्शाता है, जैसे चलना फिरना, उठना दौड़ना, खेलना कूदना, लिखना गाना, चित्र बनाना, ये सभी जो है गामक विकास को बताते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपके स्थूल गामक कौशल और दूसरा है आपके सूक्ष्म गामक कौशल। तो दोनों को कैसे समझे मैं आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ याद रखना है कि जीवन पर्यंत चलने वाले जो कौशल होते हैं वो स्थूल होते हैं, और इसके अलावा ये जो होते हैं ये शरीर पर नियंत्रण पाना बताते हैं, समन्वय कैसे स्थापित करें शरीर पर वो बताते हैं। जैसे शरीर की शारीरिक संतुलन और गति जो है, शरीर की गति को कंट्रोल करना, ये सभी स्थूल गामक कौशल के अंदर आता है। और आप इससे क्या क्या कार्य कर सकते हो, तो आप बालक जो है इससे अपना सिर ऊपर उठाकर देख पाता है, इधर उधर गर्दन को हिला डुला पाता है, तो ये सब जो है स्थूल गामक के अंदर आता है। धारण शक्ति, किसी भी चीज़ को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, कपड़े पहनना सीख जाता है, तो ये कपड़े धारण करना, कपड़े पहनना, तो ये साइकिल चलाना, ये सभी जो चीज़ें स्थूल गामक कौशल को बताती हैं।
अगला है बैठना, उठना, लुढ़कना। बालक जो है किसी भी स्थान पर बैठ जाता है, लुढ़क जाता है, उठ जाता है, तो ये सब जो है उसके स्थूलगामक को बताती हैं। अपन भी जो बड़े होकर भी अच्छे प्रकार से बैठना, इसके अलावा उठना, ये सब अपन अभी भी करते हैं, तो इसका मतलब ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। वर्त इसके अंदर है कि खड़ा होना और चलना। बालक जो है खड़ा होकर चलना सीख जाता है, तो ये उसका स्थूलगामक विकास है। किसी चीज़ को लांग कर, कूद कर आगे बढ़ना जो ये है उसका कौन सा कौशल है? स्थूलगामक कौशल। इसके अलावा दौड़ना, कूदना, उछलना, ये सब भी उसके स्थूलगामक कौशल के अंदर ही आता है। यानी ऐसी क्रियाएं जो उसके संतुलन पर आधारित हो, सभी स्थूलगामक क्रियाएं होती हैं। उछलना, कूदना, बैठना, उठना, धारण करना, सिर को ऊपर उठाना संतुलन के लिए, तो ये सब चीज़ें स्थूलगामक में आती है। जबकि सूक्ष्म गामक कौशल की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपके सीखने से रिलेटेड हैं, यानी कार्य कुशलता को आपको बताता है। आपकी कार्य के अंदर कुशलता कितनी है ये उसको प्रदर्शित करता है। और 4-5 वर्ष तक के बालक में यह विकसित हो जाता है। जैसे कि 3.5 से लेकर 5 वर्ष के बीच का जो बालक होता है वो वस्तु को पकड़ने से लेकर फेंकना तक सीख जाता है। और 18 से 24 माह का जो बालक होता है, लगभग 2 साल का जो बालक है, वो वस्तुओं को पकड़ना सीख जाता है। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था कि वस्तु को जैसे पानी पीना है तो उसके लिए उसको पकड़ना पड़ेगा। तो पकड़ने के लिए जो कौशल काम में लेगा उसे अपन स्थूल गामक न कहकर सूक्ष्म गामक कहेंगे। अगला है खाना पीना। बालक स्वयं से खाना पीना स्टार्ट कब करता है? 4 या 5 वर्ष की आयु में। उसके पहले उसे माता पिता उसके खाना खिलाने वाले होते हैं। अगला है लिखना, जो है 18 से 36 माह के अंदर, यानी कि लिखना मतलब वो अपने हिसाब से कुछ भी लाइनें इधर उधर बना देता है, गोले बना देता है। तो लगभग 3 वर्ष 2.5 वर्ष की आयु में बालक लिखना सीख जाता है, चित्र बना पाता है, तो वह उसके सूक्ष्म गामक कौशल को दर्शाता है। सूक्ष्म का मतलब होता है विश्लेषणात्मक, जहाँ उसकी कार्य की कुशलता दिखेगी, उसका कार्य नहीं देखा जाता है। इसके अलावा जो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में एक शिक्षक और उसके अभिभावक को क्या करना चाहिए, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती हैं? तो उनकी जिम्मेदारी जो है वो मैं बताता हूँ। उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को उचित समय दे, क्योंकि अगर बच्चों को समय नहीं मिलेगा तो उनका शारीरिक विकास प्रभावित होता है। बच्चे अंतर्मुखी हो जाएंगे। अंतर्मुखी बालक जो है उसका विकास धीरे धीरे होता है। उनकी खान पान का ध्यान रखें। उनको फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं जितनी मात्रा में खिलानी चाहिए उनको खिलाना चाहिए, ताकि उनको संतुलित भोजन प्राप्त हो सके जिसके अंदर सभी पोषक तत्व उपस्थित हो। जो शिक्षक हैं उसको भी शारीरिक गतिविधियाँ, खेल कूद, ये सभी डांसिंग उसको करवाना चाहिए, ताकि वो जो हैं उसके शरीर पर प्रभाव न पड़े, उसका शारीरिक विकास उचित रूप में बढ़े। अगला है बाजारीकरण से बचना। बाजार की वस्तुओं को खिलाने से बढ़िया है आप घर बनाकर उन चीज़ों को खिलाओ, ताकि उसके शरीर का विकास जो है सही तरीके से हो। क्योंकि शारीरिक विकास के अंदर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बाजारू जो वस्तु होती हैं उनके खाने पीने से होती हैं। अगला है उन्हें जागरूक बनाएं, उन्हें सिखाए कि कैसे योग क्या होता है, व्यायाम क्या होता है, उनका महत्व उनको समझाए। और अगर कोई बालक बीमार है, उसका शारीरिक विकास ठीक नहीं है, तो शिक्षक और माता पिता दोनों की ये जिम्मेदारी है कि वह बालक को डॉक्टर के पास लेके जाए, उसका चेकअप कराए, उसको डॉक्टर की सलाह के अनुरूप खान पान पोषण प्रदान करें। इसके अलावा जो प्रश्न हैं उसको देखते हैं। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि शारीरिक विकास जो है इसका प्रमुख आधार क्या है? शारीरिक विकास कैसे होता है, किन बातों पर यह निर्भर करता है? दोस्तों, आपका कंकाल तंत्र, आपका स्नायु तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र, और आपका अंतःस्रावी तंत्र जो है ये शारीरिक तंत्र कहलाता है। और जिस बालक का और जिस व्यक्ति का इन तीनों पर नियंत्रण होता है उसका शारीरिक पक्ष, शारीरिक विकास तेज होता है। इसके अलावा जिसका शारीरिक तंत्र अच्छा है उसका श्वसन, पाचन, परिसंचरण, उसके शरीर का आकार, बनावट, हार्मोन्स की कम ज़्यादा होने की वैल्यू सब फिक्स होती हैं, यानी उसकी शारीरिक स्थिति भी ठीक होती हैं। तो ये जो है आपके लघुतरात्मक प्रश्न हो चुके हैं और निम्नात्मक प्रश्न भी यहाँ से हो चुके हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि मैंने 3-4 प्रश्न यहाँ नहीं बताए हैं, जो हैं आपके परिपक्वता क्या होती हैं, शैशव अवस्था क्या होती हैं, बाल्य अवस्था जो 2 प्रकार की होती हैं वो क्या हैं, और किशोर अवस्था क्या होती है, ये मैंने आपको बताया नहीं है। बट
दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो जो 27 मिनट की वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको पूरा बता दिया है इन सभी के बारे में कि परिपक्वता क्या होती है, शेषावस्था किसे कहते हैं, कौन सी पूर्व बाल्यावस्था है, कौन सी उत्तर बाल्यावस्था है, किशोरावस्था के क्या क्या लक्षण हैं, सभी मैंने आपको बता दिया है। तो आप वो वीडियोस देखकर इन सभी को कवर कर सकते हो। और आज के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं, आप वीडियो को 1 या 2 बार देखकर इसे पूरा समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।